हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था। कल हमने उसमें यूज होने वाली कुछ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर कैसे बना, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी जब कंप्यूटर की आई तो उसमें क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते बढ़ते जितनी भी अभी तक कंप्यूटर की पीढ़ियां चल रही हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में कंप्यूटर की लगभग 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम पहले से शुरू करेंगे, उनके फायदे नुकसान सबको देखेंगे, उनकी फोटो देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस तरीके के थे और कैसे बने हुए थे, इनके बारे में बात करते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। कैसे? काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आप इनके साइज आकार का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, मतलब इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे पहली पीढ़ी के या फर्स्ट जनरेशन के उसमें उसको रखने के लिए पूरा एक रूम की ज़रूरत होती थी। ठीक है, और पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई और इसका अंत 1956 में हुआ। मतलब ये पूरी की पूरी जो पीढ़ी थी वो 1940 से लेकर के 1956 तक चली। कब तक चली? 1956 तक चली। ठीक है, तो 1956 में इस पीढ़ी का अंत हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था। कैसा होता था? इनका आकार बहुत बड़ा होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे जितने आज के हैं या सेकंड जनरेशन के थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इनमें काफ़ी कमियां थी और ये कंप्यूटर काम करते वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे और रिलायबल मतलब विश्वसनीय नहीं हुआ करते थे। मतलब इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि इन्होंने जो कैलकुलेशन करी है वो सही भी होगी या नहीं होगी, या किस हद तक सही हो सकती है या किस हद तक गलत हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना करने, डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, कितने काम थे इनके? इनके थे गणना करना, ठीक है, किसी डेटा को स्टोर करना और साइंटिफिक वर्क्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना। ठीक है, मतलब साइंटिफिक वर्क में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता था तो इनसे लिया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के मुख्य रूप से इसमें क्या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली की बहुत खपत किया करते थे। ठीक है, मतलब ये बिजली भी बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और इन पर प्रोग्रामिंग तो लगभग असंभव के समान थी। ठीक है, देखते हैं कुछ पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के जो उदाहरण हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनिएक, ठीक है, ENIAC, EDVAC, यूनिवैक, IBM 701, ठीक है, EDSAC, IBM 650। ये सब क्या है? ये सब पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये उसके उदाहरण हैं। ठीक है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर लगभग इतना बड़ा होता था जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, और ये जो यहाँ पर है ये सब इसकी वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। तो इस वजह से इनका आकार जो था, इन कंप्यूटर्स का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या कांच के वैक्यूम्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और काफ़ी मात्रा में किया जाता था, जिस वजह से उनका जो आकार हुआ करता था वो लगभग एक कमरे के बराबर हुआ करता था। आइए बात कर लेते हैं कुछ पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के फ़ायदों के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर डाटा की कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करते थे। मतलब ये इनका एक एडवांटेज था कि ये किसी भी गणना को बहुत तेज़ी से करते थे। ये मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे।
कोई भी कैलकुलेशन होगी तो ये मिली सेकेंड्स में कर लेते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे, इसलिए इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज होते थे उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे सस्ती थी, इसलिए सभी साइंटिस्ट जो भी कंप्यूटर बनाते थे वो इन्हीं चीज़ का यूज़ करते थे। इन कंप्यूटरों में वैज्ञानिक काम कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे? इन कंप्यूटर में वैज्ञानिक काम कर सकते थे। ये इतने केपेबल थे कि वैज्ञानिक काम करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थे और सक्षम थे। इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन, डेटा को स्टोर करने की क्षमता थी। ठीक है, मतलब कोई भी जानकारी इसमें स्टोर की जा सकती थी, किसी प्रकार का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता था, इतनी क्षमता इसमें थी। अच्छा, इनके कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे? नुकसान ये थे कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था, जिस वजह से ये कैरी करने में आसान नहीं हुआ करते थे, बल्कि इन्हें एक ही जगह पर रखकर यूज किया जा सकता था। ठीक है, और इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, और कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए उस टाइम पर एसी की ज़रूरत पड़ती थी। किसकी? एसी की ज़रूरत पड़ती थी, तब जा करके वो उसकी जो हीट है वो कम हुआ करती थी। अपने बड़े आकार के कारण बहुत अधिक मात्रा में बिजली इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इनमें क्या था, ये बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, इसलिए इनको इनको ऑपरेट करने के लिए बिजली भी उतनी ही ज़्यादा लगती थी। ठीक है, तो अब ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया कि मतलब अगर लाइट ज़्यादा लेगा तो फिर और चीज़ों पे खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये उस टाइम पे कारगर नहीं सिद्ध हुए, क्योंकि ये लाइट का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, इस वजह से इन कंप्यूटर्स को मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, इनको मेंटेन रखना, इनकी सर्विसिंग, इनकी मेंटेनेंस, ये बहुत ज़्यादा कठिन होती थी। इसलिए भी इनका ये भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया कि इनको मेंटेनेंस पे लेकर के जाना और इनको सही रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी एक कठिन कार्य था। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। कल हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग करना तो लगभग असंभव था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्रोग्रामिंग करना ईजी नहीं था। तो ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के क्या थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, और यहाँ जो हमने ऊपर देखा था ये कुछ एडवांटेजेस थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। क्या हुआ सेकंड जनरेशन में, क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, इनके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत लगभग 1956, मतलब जहां पर पहली पीढ़ी खत्म होती है वहीं से दूसरी पीढ़ी शुरू होती है और लगभग 1963 में खत्म होती है। कितने? 1956 से शुरू होकर के 1963 में खत्म होती है। लगभग 7 साल तक दूसरी पीढ़ी चलती रही। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे। मतलब जब सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया तो उसमें से वैक्यूम ट्यूब को निकाल करके उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। जब उन्होंने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया तो फिर क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब हट गए और फिर साइज क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, ट्रांजिस्टर आने के बाद कंप्यूटर जो है थोड़े से एडवांस होने लगे। अब वो साइज में छोटे होते जा रहे थे तो इजी टू कैरी भी होने लगे थे। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे, साइज में छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे और काफ़ी तेज काम करते थे। मतलब ये काफ़ी विश्वसनीय भी थे, साइज में छोटे होते थे तो लगाना भी आसान था और फिर कंप्यूटर का साइज भी इससे रिड्यूस हो गया और ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी क्या थे, काफ़ी सस्ते, चीप पड़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 3 तरीके की लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते थे, सॉरी 2 तरीके की लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। एक तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का
इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। जैसे यूनिवैक 1108, ये क्या है? ये दूसरी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। CDC 1604, ये भी क्या है? ये भी एक दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। हनीवेल 400 CDC 3600, ये भी क्या है? ये भी एक दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और IBM 7094, ठीक है, ये सब सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और उस टाइम जो कमरे के बराबर का कंप्यूटर होता था, अब साइज में इतना छोटा हो गया था। ठीक है, कितना छोटा? लगभग एक बड़ी सी टेबल के बराबर इतना छोटा हो गया था, जो कि पहले पूरे कमरे में फैला करता था। बात करते हैं इसके कुछ फायदों के। दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, इनका फायदा क्या था? पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज कैसा हो गया? काफी छोटा हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे। जैसा कि पहले हमने देखा था, उनको ठंडा करने के लिए AC की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये जल्दी गर्म ही नहीं होते थे, तो ठंडा भी जल्दी हो जाता था। ये अपने आकार के कारण कम बिजली खर्चा करते थे। ठीक है, इनका आकार छोटा था, तो इनमें बिजली जो है वो कम लगती थी। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। ये डाटा को माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, तो ये डेटा को क्या करते थे? माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट करके दे देते थे। ठीक है, स्पीड भी बहुत बढ़िया हो गई थी। ट्रांजिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना आसान था, क्योंकि साइज में छोटा था। सीधी सी बात है, साइज में छोटा था, स्मॉल साइज हो गया था। ठीक है, पहले वाले की तुलना में काफ़ी स्मॉल साइज था, तो इसलिए क्या हो गया? इसको मेंटेनेंस करना भी क्या हो गया था? बहुत ईजी हो गया था। ठीक है, मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में काफ़ी ईजी हो गया था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते थे। तो पहली पीढ़ी के तुलना में कंप्यूटर जो सेकंड पीढ़ी में बन रहे थे, उनमें खर्चा कम आ रहा था, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर थे वो सस्ते पड़ रहे थे और वैक्यूम ट्यूब्स वहीं महंगे पड़ते थे, इसलिए उनको हटा दिया गया था। इनकी एक्यूरेसी अधिक थी और ये रिलायबल बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि 90% तक रिलाई कर सकते थे कि जो भी ये डेटा दे रहे हैं वो कैसा होगा, वो एकदम सटीक होगा और रिलायबल होगा। और एक्यूरेसी तो बहुत ही ज़्यादा, वही एक्यूरेसी मतलब 90% की एक्यूरेसी के साथ ये कोई भी डेटा प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो हम उस पर भरोसा कर सकते थे। अच्छा, इनके भी कुछ नुकसान थे, क्योंकि ये साइज में छोटे तो थे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे कि हम पूरी तरीके से इन पर निर्भर हो जाते और ये हम कहीं भी इसको लेके जाते, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब इनके कुछ नुकसानों के बारे में देख लेते हैं। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इन्हें ठंडा करने के लिए देखो AC की ज़रूरत पड़ती थी। लो भाई, अभी भी इनको AC की ज़रूरत पड़ रही है ठंडा होने के लिए भी। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब उनको उनकी देख रेख रख रखाव बहुत, उनकी साफ़ सफाई, ये सब एक रेगुलर पीरियड्स में करते रहना पड़ता था। इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जाता था, मतलब सारे कामों को पूरा करने के लिए आप नहीं कर सकते थे, और कुछ विशेष कामों को अगर आपको करना है तो ही आप इसको क्या कर सकते थे? इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब जैसा पहली पीढ़ी में अगर हमें किसी कंप्यूटर को इनपुट देना है तो उसके लिए पंच कार्ड का यूज़ होता था, उसी प्रकार से इनमें भी क्या होता था? इनमें भी पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। अब देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर छोटे होते जा रहे हैं और काफ़ी तेज और सुगम होते जा रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत जो है वो 1964 से हुई और इसका अंत जो था वो 1971 से हुआ। कहाँ से हुआ? 1971 में हुआ। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। कैसे हो गए थे? बहुत ही ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर एक मतलब ट्रांजिस्टर की जगह अब कुछ नई चीज़ लगाई गई। कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह IC लगाई गई। क्या लगाई गई? IC लगाई गई, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं।
ठीक है। तो आईसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और आईसी एक तरह की चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है। किससे, जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो आईसी को किसी दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। और आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी ज्यादा रिलायबल थे, मतलब पहली और दूसरी पीढ़ी से काफी ज्यादा ये क्या थे, रिलायबल थे और इन पे भरोसा किया जा सकता था, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी काम करने की स्पीड में पिछले दोनों पीढ़ियों से बेहतर थे, ठीक है। इनकी जो काम करने की क्षमता थी और स्पीड थी वो पहली दो दो जो पीढ़ियां निकली हैं उनसे बहुत ज्यादा बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप जो है आने के कारण कंप्यूटर का साइज अब काफी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। क्या हुआ कि अब देखिए जैसे जैसे आईसी आ गई, ठीक है, आईसी आई तो फिर अब इसमें इसका साइज और छोटा हुआ, लेकिन इसके मेमोरी को बढ़ाया जा सका, ठीक है। और अब इनकी क्षमताएं भी काफी बढ़ गई थी, ठीक है। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। कौन सा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, पास्कल आदि का यूज किया जाता था, ठीक है। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस किस का कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, कोबोल, ठीक है, और पास्कल जैसी लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा था, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही इनके कुछ उदाहरण देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स के, जैसे IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108, हनीवेल 600 और 6000, ठीक है, DEC सीरीज और ICL 2900। अब कंप्यूटर जो था वो सिर्फ इतना बड़ा रह गया था। अब जो कीबोर्ड था वो इसमें अटैच था, ठीक है, और यहाँ पर कुछ सेक्शन बने हुए थे, ये जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको पिन करना है या जो भी मेमोरी के लिए जो भी चीज़ लगानी है वो यहाँ पर ये सॉकेट्स थे उसके, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आखिर तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनके एडवांटेजेस क्या थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटा हो गया था। अब देख, जैसे कि आप फिगर में ही देख पा रहे हैं कितना छोटा हो गया है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी छोटे हो गए थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का काम करते समय बहुत कम बिजली खर्च करते थे। ये क्या थे, इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो काम करते समय बहुत ही कम बिजली लेते थे, मतलब लेते थे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ले रहे थे। तो थर्ड जनरेशन में बिजली का कंजम्पशन कम हो गया है, ठीक है। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते थे, ठीक है। मतलब अब ये जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन थे, ठीक है, इनसे बहुत कम गर्मी पैदा कर रहे थे। इसमें डाटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। क्या थी, डेटा को कैलकुलेट करने की स्पीड जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, पहले और दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। इस कंप्यूटर को मेंटेन रखना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि अभी साइज में छोटा था, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना उतना कठिन नहीं रहा जितना पहले और दूसरे में था, और काफ़ी आसान होता जा रहा था धीरे धीरे। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अच्छी खासी फाइलें इसमें स्टोर करके रखी जा सकती थी। ये कंप्यूटर्स हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। मतलब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसको सपोर्ट करते थे, वो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, ठीक है। इनमें प्रोग्रामिंग करना क्या था, इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान होता जा रहा था। अब लेकिन इनके भी कुछ क्या थे, डिसएडवांटेजेस देखने को मिले। जैसे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी कम गर्मी पैदा करते थे, परंतु फिर भी उनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। मतलब वो गर्मी कम जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ रही थी अभी भी, ठीक है, और ये खर्चे बढ़ा देते। अब आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। अब आईसी चिप थी तो सस्ती,
लेकिन उसको बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। चीज़ें उतनी मुहैया नहीं हो रही थी, ठीक है, उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते थे। अब चूंकि उसमें आईसी लगती थी तो इसलिए अब इनके प्राइजेस भी क्या होते थे, काफ़ी हाई हो जाते थे। उस जमाने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लो, अब जब किसी चीज़ को रिपेयर करना मुश्किल है तो फिर उसका एक ही सब्स्टिट्यूट बचता है कि उसको क्या कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। और जब आप चेंज करोगे तो फिर इसमें भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्प्लाइज्ड स्पेशलाइज्ड वर्कर को की ज़रूरत होती थी, मतलब इनके लिए विशेष कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। इसमें क्या कुछ स्पेशल लोग ही क्या होते थे, आईसी के साथ काम कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति जाकर के इसके साथ काम कर लें और फेमिलियर हो जाएं इस कंप्यूटर से, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। अब देखिए, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना, चौथी पीढ़ी की जो शुरुआत हुई है वो 1970 से हुई थी और इनका अंत लगभग 1985 में हुआ, ठीक है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। देख रहे हैं आप कैसे कैसे बढ़ रहा है, पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर आईसीज आई, ठीक है, अब आ गया है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI सर्किट होते थे। क्या होते थे? LSI सर्किट होते थे। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। क्या हो गए? बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए। तीसरी जो जनरेशन थी उसके कंप्यूटर से भी ज़्यादा, मतलब अब एडवांस होते जा रहे थे कंप्यूटर। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। मतलब ये पीढ़ी जैसी शुरू हुई और इसमें LSI जो सर्किट लगी तो इससे क्या हुआ, इससे काम करने की क्षमता बढ़ी, ठीक है, और स्पीड दोनों के दोनों क्या हो गई, बढ़ गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर के छोटे साइज काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर उपलब्ध करवा दिए, ठीक है। मतलब इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने उनके छोटे साइज में ही बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे। यानी यह कह सकते हैं कि इनका साइज काफ़ी छोटा हो गया और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए इसमें, ठीक है। मतलब कम साइज में ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी। अब इस पीढ़ी में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। तो क्या रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज, C++ आदि को सपोर्ट करते थे। किसको करते हैं? अभी भी करते हैं, ठीक है। तो C++ या सी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ गया, ठीक है। जो पीसीज हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर थे, अब वो सबकी डिमांड बनते जा रहे थे। मतलब हर जगह कंप्यूटर दिखने लगे थे, लगने लगे थे, क्योंकि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में काफ़ी क्षमताएं बढ़ चुकी थी, ठीक है। सारे मतलब छोटे से एक साइज़ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे मिक्राल, ठीक है, IBM 5100, Altair 880, ये सब क्या है? ये चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए अब कितना सुगम हो गया है कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर्स तो हमने भी देखे हैं। आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या थे इनके, कुछ फ़ायदे देख लेते हैं इनके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटे हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अब इनके रख रखाव की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंप्यूटर सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब हर जगह किसी भी क्षेत्र में आप खरीद सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। इन कंप्यूटर को बहुत कम AC की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है। ये जितनी जनरेशन अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सब में सबसे कम गर्मी जो पैदा कर रहे हैं वो यही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और रिलायबल तो अब ये सारी पीढ़ियों से जितनी अभी तक हमने पढ़ी है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी पीढ़ी पे हम चल रहे हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी से सबसे ज़्यादा रिलायबल यही वाले थे। अच्छा, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, अभी भी थे। जैसे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस जनरेशन में किसका?
माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना मुश्किल काम है। क्या है? मुश्किल काम है, इसलिए ये नॉट इजी टू अवेलेबल था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज तो यही होता जा रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको बनाने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो कि इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है हमारे पास। 5वीं जनरेशन की पीढ़ी, 5th जनरेशन कंप्यूटर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस हैं, मतलब ये आधुनिक हैं। ठीक है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, 5वीं पीढ़ी में जो अभी चल रही है पीढ़ी, उसमें आप देखेंगे 5वीं पीढ़ी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, मतलब आज हम जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये 5वीं पीढ़ी का ही हिस्सा है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है, मतलब अभी तक की ये आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो हाई लेवल भाषा जैसे कि C++, जावा, .NET आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र और रोबोट बनाने में किया जाता है। मतलब आजकल आप देखेंगे तो अस्पतालों में, रेलवे स्टेशंस पे, ठीक है, छोटी छोटी दुकानों पर, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स पे, बहुत सारी जगह पर आप कंप्यूटर को देख सकते हैं। कंप्यूटर आज की लाइफ का एक अभिन्न भाग होता चला जा रहा है। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए भी अब इसका यूज़ किया जा रहा है, रोबोट वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जैसे पबजी, फ्री फायर, ठीक है, और भी जैसे और भी कई गेम हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर पे खेले जाते हैं। और आजकल गेम के क्षेत्र में देखा जाए तो कंप्यूटर ने एक रेवोल्यूशन ला के रख दिया है। ठीक है, इन कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है, मतलब आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं और इनके काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या है? इनके काम करने की क्षमता भी ज़्यादा है, मतलब आप मल्टी वर्क कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, आप एक साथ कई कामों को अंजाम दे सकते हैं और कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। धीरे धीरे कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। ठीक है, अब 5वीं पीढ़ी पर और काम किया जा रहा है और ताकि ये और अच्छे से काम करे और एडवांस हो जाए हमारे कंप्यूटर। ठीक है, अब 5वीं पीढ़ी में जो कंप्यूटर आते हैं, देखिए वो परम सुपर कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है, वर्क स्टेशंस हैं, नोटबुक्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब 5वीं पीढ़ी में है। जैसे कि जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी एक टैबलेट पे बनाई गई है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी एक कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप है, लेकिन ये काम सारे बड़े बड़े कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर में देखिए अब ये इतने चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, अब इतना छोटा कंप्यूटर होता जा रहा है। देखिए ये क्या है, ये हमारा हमारा डिस्प्ले है। ठीक है, क्या है, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले है, ये हमारा CPU है, ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। ठीक, अब जो CPU है इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैसे कहते हैं? वो कहते हैं अपन CPU को। ठीक है, अब इसी में और भी पार्ट होते हैं, जैसे रैम होता है, रोम होता है, ALU होता है। ठीक है, रैम, रोम और ALU। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सब इसके अंदर होते हैं, CPU के अंदर। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले है, इसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं इसको। ठीक है, यही मॉनिटर है और ये अभी कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स वाली वीडियो हम आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एक बार। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम जो कंटेंट लेकर के आ रहे हैं इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस की। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये हम देखेंगे। इस कंप्यूटर की स्पीड पिछली सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
इन कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग करना काफ़ी आसान है। कंप्यूटर का साइज पिछले सभी पीढ़ियों में के मुकाबले सबसे छोटा है अभी, ठीक है। अपने छोटे साइज के कारण 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स काफ़ी हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? काफ़ी हल्के होते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता है। मतलब आप एक बार लाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए, साफ सफाई करते रहिए, वो सारा मेंटेन रहेगा। ये नहीं है कि आपको इंटरनल पार्ट्स की सफाई करवानी पड़ेगी बार बार, उसमें अलग खर्चा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनको मेंटेन रखना बहुत ईजी है। इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि हम अपने लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। अब तो देखिए लैपटॉप के भी छोटे रूप आ गए हैं जिनको हम टैब कहते हैं, ठीक है। पहले मोबाइल आया था, फिर अब टैब आ गया है। टैब लैपटॉप के लगभग सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम बात करेंगे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के नुकसानों की, ठीक है। इस कंप्यूटर को यूज करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जितना छोटा होता जा रहा है उतना ही जटिल भी होता जा रहा है, ठीक है। इतने ज़्यादा फंक्शन आ गए हैं कि नॉर्मल जो कम नॉलेज वाले व्यक्ति हैं वो शायद इसको यूज़ करने में कई टाइम पे असफल दिखाई देते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर्स में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन अभी तक एआई को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल टूल का यूज होता है जो कि आसानी से नहीं मिलते। मतलब अब इन कंप्यूटर को जो हम बनाते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जो आसानी से अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो इनको बनाने में क्या होता है, इनको बनाने में बहुत कठिनाई आती है। इसी वजह से आज भी जो हम कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो उनकी कीमत अच्छी खासी है, और जो कम कीमत में हमें मिलते हैं, ठीक है, वो इतने फास्ट नहीं होते हैं, उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं जो कि हमें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। तो अभी जो है कंप्यूटर में जो हम 5th जनरेशन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यूपी सुपर टेट के लिए ये वीडियो थी, ठीक है, और यूपी सुपर टेट जल्द ही आने वाला है जिसमें बीटीसी और शिक्षा मित्र जो भी हमारे भाई बहन हैं वो सब अप्लाई करेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि यूपी सुपर टेट में कम से कम 5 से 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, उसको शेयर करते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, ठीक है। इसी आशा के साथ हम आज विदा लेते हैं, और फिर कल हम डिस्कस करेंगे हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो कल जो है हमारे आरंभ है प्रचंड सीरीज का एक तीसरा वीडियो आएगा जो कि कंप्यूटर पे रिलेटेड होगा, और उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के किन किन पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी मेमोरी होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है।